विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज 7 स्टार चैप्टर है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश यानी मौर्य डायनेस्टी। 7 स्टार इसलिए बोल रहा हूं कि मौर्य और गुप्त इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो नंद वंश के पतन के उपरांत मगध पर मौर्य वंश का शासन प्रारंभ हुआ। ये आपको पता ही है, धनानंद की हत्या की गई और चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना, मौर्य वंश का प्रथम शासक बना। और किसकी सहायता से? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य की सहायता से, है ना। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजचिन्ह मयूर था। राजचिन्ह क्या था? मयूर। इस वंश ने मगध पर 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये डेट याद करनी पड़ेगी आपको। 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश का प्रथम और अंतिम शासक, प्रथम क्या, प्रथम 3 शासक याद कर लीजिए पहले। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक। ये 3 बड़े बड़े शासक हुए। और फिर एक लास्ट वाला शासक याद कीजिए, बृहद्रथ। वैसे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा याद करना है, ठीक है, लेकिन कम से कम पहले 3 राजा और आखिरी राजा। तो पहले 3 कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हो गया बिंदुसार, तीसरा हो गया अशोक, अशोक महान। और फिर अंतिम शासक हो गया बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने की? उसके एक ब्राह्मण सेनापति ने, सेना का निरीक्षण करते हुए। यानी ब्राह्मण सेनापति कौन? पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि इसके बाद शुंग राजवंश आएगा, ठीक है। अब मौर्यों ने भारत में सर्वप्रथम न केवल एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया, अपितु पहली बार एक सुव्यवस्थित शासन और प्रशासकीय प्रणाली का निर्माण किया। सुव्यवस्थित शासन और प्रशासकीय प्रणाली का निर्माण करने वाले सबसे पहले कौन थे? भारत में सर्वप्रथम कौन थे? आंसर मौर्य थे। कालांतर में भारत भूमि पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समुन्नति को सुनिश्चित किया जा सका। मौर्य शासकों द्वारा जिस विस्तृत साम्राज्य एवं समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया गया था, परवर्ती काल में उसे मुगलों और अंग्रेजों द्वारा भी प्राप्त न किया जा सका। यानी मुगल और अंग्रेज भी वो उतनी पराकाष्ठा पर नहीं जा सके जितना कि मौर्य गए थे किसी समय में, वो भी बिफोर क्राइस्ट में। वो भी कब? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच में। मौर्य वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। कभी ये नायब तहसीलदार में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 100 शब्दों में लिखना था, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा। आपने कटिंग करके क्या करना, 100 शब्दों में तैयार करना है, 250 शब्दों में, 150 शब्दों में, अलग अलग प्रकार के लिखना आना चाहिए आपको। तो मौर्य वंश के इतिहास के जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई एक वैध संहिता है, तथा मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए अपरिहार्य कही जा सकती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको चाणक्य ने लिखा या इसको विष्णुगुप्त ने लिखा, बस उसके अंत में इति कौटिल्य लिखा हुआ है। वहां से पता चलता है कि इसको किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य को कुटिल नीति के कारण कौटिल्य कहा जाता था। किसके कारण? उसकी कुटिल नीति के कारण उसको चाणक्य, कौटिल्य कहा जाता था। वैसे उसका नाम क्या, उनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त, ठीक है। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इनको जो खोजा वो श्यामा शास्त्री जी ने खोजा। किसने? श्यामा शास्त्री जी ने खोजा। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक हैं। और इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन। और इसकी तुलना जो की जाती है वो मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली द प्रिंस की जो किताब है उससे की जाती है, ठीक है। पुराणों में, पुराण जो है वो मौर्यों की उत्पत्ति और मौर्यकालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। बौद्ध ग्रंथों में सिंघली अनुश्रुतियां, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान प्रमुख है, जो मौर्यों की उत्पत्ति पर तो प्रकाश डालते ही हैं, साथ में अशोक के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण सूचना के स्रोत हैं। जैन ग्रंथ में भद्रबाहुकृत कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण, ये जैन ग्रंथ है हेमचंद्र की। हेमचंद्र जो है लेखक हैं, विद्वान हैं, और उनकी पुस्तक क्या है? परिशिष्ट पर्वन। ये चंद्रगुप्त के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं।
साहित्यिक स्रोतों में विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त जो है गुप्त काल का है। ये किताब गुप्त काल में लिखी गई और किसके बारे में लिखी गई? मुद्रा राक्षस, यानी जो इधर से चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से चाणक्य और उधर से धनानंद की तरफ से जो महामात्य, जो अमात्य राक्षस, उनके बीच में जो भी नहीं कुटिल नीतियां चली, जो किस प्रकार से हत्याएं हुई, किस प्रकार से, उन सबका वर्णन जो कर रखा हो, किसमें कर रखा? मुद्रा राक्षस में। तो साहित्यिक स्रोतों में विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, ठीक है। और मुद्रा राक्षस जिन्होंने लिखी है विशाखदत्त ने, उन्होंने एक किताब और लिखी, देवी चंद्रगुप्ताम, विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्ताम। देखिए मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। क्या कहा गया है? वृषल मतलब धर्मच्युत, धर्मच्युत मतलब जो अपने धर्म से हट गया हो, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह किया, यानी विदेशी कन्या के साथ विवाह किया, इसलिए उसको क्या कहा गया? वृषल कहा गया है। और साथ में कुलहीन कहा गया है। कुलहीन अलग अलग स्रोत अलग अलग बताते हैं, मोर पालकों की पुत्री का पुत्र था, कोई ये बताता है, कोई अलग अलग बताते हैं, लेकिन क्षत्रिय नहीं था कि कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या कहा? कुलहीना शब्द का प्रयोग किया है। चंद्रगुप्त को नंद राजा का पुत्र बताया है और उसके लिए वृषल, कुलहीन जैसी संज्ञा का प्रयोग किया है। इतना समझ में आ गया? मैंने पूछा अभी आपसे, विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्ताम, देवी चंद्रगुप्ताम में किसकी कथा है? गुप्त साम्राज्य में जितने भी शासक हुए उनमें एक कलंक माना जाता है, उसका नाम क्या है? रामगुप्त। रामगुप्त ने अपनी पत्नी शक शासक को सौंप दी। शक शासक ने आक्रमण करने का क्या किया था? चेतावनी दी थी कि भाई या तो अपनी पत्नी को दे दो या आक्रमण झेलो। उसने कहा पत्नी ले लो। किसने? रामगुप्त ने। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था उसको बहुत बुरा लगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, जो कि देवर था किसका? ध्रुव देवी का, है ना, उसको बहुत बुरा लगा। उसने महिला का वेश धारण किया, शक शासक के खेमे में गया, पालकी में बैठ के गया, शक शासक की हत्या की, अपनी भाभी को छुड़ा के लाया और उसके साथ विवाह किया। ये उल्लेख कहां पर मिलता है? कहां पर मिलता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त शासक की बात कर रहा हूं। उसकी दो पत्नियां हैं। कौन कौन सी हैं? ढूंढो। एक की बेटी है जिसका नाम क्या है? प्रभावती गुप्त। और एक पत्नी से बेटा है जिसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। हाँ, तो प्रभावती गुप्त की मां का नाम क्या था? कुबेर नागा, है ना। और कुमारगुप्त की मां का नाम क्या था? ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी जो है वो रामगुप्त की पत्नी थी पहले, उसके बड़े भाई की पत्नी। लेकिन रामगुप्त को कलंक माना जाता है गुप्त शासकों में, ठीक है, कलंकित कर दिया उसने अपने क्या। अच्छा, ऐसे ही विदेशी विवरण, मौर्य वंश का इतिहास जानने के संदर्भ में विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण भी बड़े महत्वपूर्ण है। मेगस्थनीज की इंडिका सबसे प्रसिद्ध है। मेगस्थनीज कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ तो बताया जाता है कि सेल्यूकस निकेटर हार गया। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? 4 प्रांत दिए। क्या दिए? 4 प्रांत दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। साथ में अपना एक राजदूत भेजा मेगस्थनीज, और साथ में अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर दिया। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर जी को दिए, भारतीय हाथी। कितने? 500 हाथी। समझ रहे हो ना? एक हाथी कितने का होता होगा? कोई मूल्य ही नहीं है। चलो, पाल भी नहीं सकते, ज्यादा खाता है हाथी। इसमें मेगस्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। प्लिनी, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन, प्लिनी, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन के विवरण भी चंद्रगुप्त के विषय में अनेक सूचनाएं प्रदान करते हैं। सिकंदर कालीन यूनानी लेखक नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस के विवरण से भी चंद्रगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, और जस्टिन और स्ट्रैबो ने सेंड्रोकोटस, और फिलार्कस ने सेंड्रोकोप्टस की संज्ञा दी है। अब आपको यह ध्यान करना पड़ेगा यहां पर सॉरी, कौन कौन?
एरियन और प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते हैं? एंड्रोकोटस बोलते हैं। जस्टिन और स्ट्रैबो क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटस बोलते हैं। फिलार्कस क्या बोलता है? सेंड्रोकोप्टस। आधा पाव लगाना है आपने, सेंड्रोकोप्टस। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच मुलाकात का वर्णन किया है। ये जस्टिन वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। क्या कहता है? डाकुओं का गिरोह। दो सेइंग बार बार आती है। एक आती है कि डाकुओं का गिरोह किसने कहा? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को। आंसर जस्टिन ने कहा। और एक आती है सेइंग कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, मतलब उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये कौन कहता है? ये प्लूटार्क कहता है। ये दो क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैबो ने सेंड्रोकोटस, ये बता दिया मैंने। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच मुलाकात का वर्णन किया है। इन दोनों का 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त से तादात्म्य जो बनाया वो सर विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। सर विलियम जोन्स कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के, ये इनको हमने मॉडर्न में पढ़ा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है? सर विलियम जोन्स। तो उन्होंने ही सबसे पहले सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस का तादात्म्य किसके साथ बिठाया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तादात्म्य बिठाया। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो इन्होंने लिखा है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिख रहे हैं। इतना समझ में आया? ठीक है जी। अभिलेखीय साक्ष्यों की बात अगर करें तो मौर्यकालीन इतिहास निर्माण में अभिलेखीय साक्ष्य का महत्वपूर्ण योगदान है। अशोक द्वारा शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख खुदवाए गए। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसको दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, बहुत सारे अभिलेख हैं, पर दिल्ली टोपरा वाला जो स्तंभ लेख है उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। तत्पश्चात इन अभिलेखों की महत्ता पर प्रकाश पड़ा। D.R. भंडारकर ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने में सफल प्रयास किया है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अशोक के इतिहास को सिर्फ अभिलेखों को साक्ष्य बनाकर किसने लिखा? आंसर D.R. भंडारकर ने। किसने? D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। अभिलेखीय साक्ष्यों में शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी उल्लेखनीय है, जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक द्वारा क्रमशः सुदर्शन झील व नहर बनाए जाने का विवरण है। एक बार एक क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और साथ में अशोक के नाम मिलते हैं, दोनों के नाम। और ये उस जमाने का बहुत टफ क्वेश्चन है। अब तो किताबों में आ गया कि भाई क्या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पर वहां पर यह दिमाग लगाना मुश्किल हो गया क्योंकि बच्चों ने अशोक के सारे अभिलेख पढ़े कि किस अभिलेख में क्या लिखा हुआ, किस अभिलेख में क्या लिखा हुआ, लेकिन कहीं पर भी किसी अभिलेख में तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं आया था। अशोक की पत्नी कारुवकी का नाम आया है ना, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं आया। तो दिमाग लगाना पड़ा कि कोई और लिखेगा इसके बारे में। तो वो किसने लिखा? शक शासक रुद्रदामन ने लिखा। किस में लिखा? जूनागढ़ अभिलेख में लिखा। जूनागढ़ आपका गुजरात में पड़ता है ना। उसमें उसने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। बाद में अशोक के सौराष्ट्र प्रांत का यवन जातीय राज्यपाल तुषाश, किसने? तुषाश ने उसको क्या कराया? मतलब उसमें पुनर्निर्माण करवाया, नहरें वगैरह निकलवाई। तो इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में दोनों राजाओं के नाम मिल रहे हैं, एक दादा का नाम और एक पोते का नाम। दादा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और पोता कौन? अशोक, है ना। बिंदुसार का नाम नहीं मिलता। किसका? तो ये मैंने आपको बता दिया क्या। अब इसी को कटिंग करके आप इसको 100 शब्दों में भी लिखिए, इसी को कट करके आप क्या कीजिए 200 शब्दों, 250 शब्दों, 150 ऐसे अलग अलग लिखना सीखिए। और ज्यादा जानकारियां, फालतू चीजें नहीं लिखनी होती हैं बीच में। ऐसे मत लिखना कि मौर्यकालीन इतिहास के निर्माण में अभिलेखीय साक्ष्य का महत्वपूर्ण योगदान। उन्हें पता है योगदान महत्वपूर्ण ही होता है। आपने खाली क्या करना है, ब्राह्मण ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो राजनीतिक और प्रशासन पर लिखी गई एक वृत्त संहिता है, पुराणों में पुराण भी देते हैं, बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध ग्रंथों में सिंहली अनुश्रुतियां जो दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, है ना। बाकी नहीं देना आपने कि मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में प्रकाश डालते हैं, अशोक के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं।
अगर आपको लग रहा है जगह है तो लिखिए, नहीं तो मेन जो नंबर मिलते हैं वो इन पर मिलेंगे। किस पर? जैन ग्रंथ में भद्रबाहु की कल्पसूत्र, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। अब कहीं पता चला आपने लिखना शुरू किया और आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में लिखने चले गए, तो आप अपने पद से क्या हो जाएंगे? भटक जाते हैं। नया नया जो क्या होता है, एस्पिरेंट होता है, वो इतना एक्सप्लेन कर देता है कि बाद में जगह ही नहीं होती क्या लिखने के लिए। अरे भाई यहां तक लिखना, अभिलेख साक्ष्य तक लिखना है हमने, रुद्रनामन के जूनागढ़ अभिलेख तक, ठीक है। तो मैंने कहा ये सारे आने चाहिए। कहीं पता चला आपने शुरू किया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र ब्राह्मण ग्रंथों में खोज किसने की? श्यामा शास्त्री ने। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक, और इसकी तुलना मैकियावेली के क्या द प्रिंस। ये तो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। आपने ये सब नहीं लिखना, आपने सिर्फ इतना लिखना कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई बृहत संहिता है। पुराण बताने हैं आपने, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण, ठीक है। गुप्तकालीन जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, ठीक, जिसमें वृषल कुलहीन कहा गया। थोड़ा थोड़ा बीच में बनाने के लिए, फ्लो बनाने के लिए लिख सकते हो। विदेशी यात्रियों के विवरणों में मेगास्थनीज की इंडिका, अब इसके अलावा प्लिनी, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन और सिकंदर कालीन यूनानी लेखक नियार्कस, आनेसिक्रेटस और स्टेबुलस, ठीक। थोड़ा थोड़ा ये लिख दिया। एरियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस और जस्टिन स्ट्रैबो ने सेंड्रोकोटस कहा है। अभिलेखीय साक्ष्य में क्या? अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ठीक है, ये सब चीजें, और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर हो गया? तो एक मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। नायब तहसीलदार में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए पहले कि मौर्य वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र की बात करूं, थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं मैं। पुराणों के अनुसार ऋषि चणक का पुत्र, ऋषि चणक के पुत्र का नाम चाणक्य था। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य थे, जिसकी सभ्यता विष्णुगुप्त, जिसकी साम्यता विष्णुगुप्त और चाणक्य से की जाती है। यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही हैं। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। पुराणों में इन्हें द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। द्विजर्षभ मतलब, यहां से क्वेश्चन बना है, यूपी पीसीएस वाले पूछते हैं ऐसे, उत्तराखंड वाले भी पूछेंगे। द्विजर्षभ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आंसर चाणक्य। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि द्विजर्षभ किसको कहा गया है, औदभिज किसको कहा गया है। हालांकि औदभिज इन्हें नहीं कहा गया। औदभिज मतलब होता है अचानक उठने वाला। आजकल इलेक्शन में देख रहे होंगे आप, कुछ नाम एकदम से उठ जाते हैं और लाखों लोग उसके पीछे चलते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं औदभिज, यानी अचानक उठने वाला। यानी राजनीति से कोई संबंध नहीं था, अचानक से एक पार्टी विशेष का हाथ उस पर क्या हुआ, पड़ा, और वो अचानक से क्या बन गया? सांसद बन गया। सुना है ऐसा कभी? हाँ, वो पुरानी बात हो गई। अभी की बात करो, अभी कौन है? अरे भाई धीरे। द्विजर्षभ, यह चंद्रगुप्त का पुरोहित और प्रधानमंत्री था। यह कुछ समय तक बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य जो रहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, उसके बाद बिंदुसार के भी रहे। किसके? बिंदुसार के भी। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह मूलतः राजनीति और प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली की संज्ञा दी जाती है। अब देखो ना, ये क्योंकि विदेशी लोग क्या करते हैं, भारत का मैकियावेली बोलते हैं। किसको? कौटिल्य। कौटिल्य कब के? बिफोर क्राइस्ट के। कब के? बिफोर क्राइस्ट के। और वो इतना गजब लिख रहे हैं कि उनका कोई सानी नहीं है लिखने में। लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं? मैकियावेली कुछ नहीं है कौटिल्य के सामने, है ना। लता मंगेशकर के सामने कोई गायिका टिक सकती है? नहीं टिक सकती। और क्या हम लता मंगेशकर को कोई एक साधारण सी गायिका के नाम से पुरस्कार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जिनको भी देना होगा तो लता दीदी के नाम पर देंगे। नहीं आया समझ में, है ना। क्या गांधी जी को नोबेल पुरस्कार की जरूरत है? नोबेल पीस प्राइज की? नोबेल पीस प्राइज से बहुत बड़ा नाम है महात्मा गांधी का। वो मतलब वो उनको जरूरत नहीं है नोबेल पीस प्राइज की। नहीं आया समझ में? आया, ठीक है। तो भारत का मैकियावेली कहते हैं कौटिल्य को।
मैकियावेली इटली का राजनीतिक दार्शनिक था जिसने व्यवहारिक राजनीति पर द प्रिंस नामक ग्रंथ लिखा था। अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम मैसूर राज्य के पुस्तकालय अध्यक्ष श्री आर श्याम शास्त्री ने 1909 में प्रकाशित कराया था। किसने? श्यामा शास्त्री भी बोलते हैं, श्री आर श्याम शास्त्री भी बोलते हैं, 1909 में प्रकाशित करवाया था। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक हैं। प्रथम अधिकरण में राजा के विनय, अनुशासन और सामान्य व्यवहार का वर्णन है। राजा को कैसे रहना चाहिए, क्या राजा को कैसे रहना चाहिए, राजा के विनय, उसके अनुशासन एवं सामान्य व्यवहार का वर्णन है। द्वितीय अधिकरण में अध्यक्ष प्रचार शीर्षक से है, में 26 अध्यक्षों का विवरण किया गया है। आगे पढ़ेंगे आप, विविधता अध्यक्ष और बहुत सारे सूना अध्यक्ष है ना, गणिका अध्यक्ष, तो 26 अध्यक्षों का विवरण किया गया है। तीसरे और चौथे अधिकरण में धर्मस्थीय और कंटक शोधन शीर्षक से इसमें दीवानी और फौजदारी न्यायालय संबंधी विवरण दिए गए। धर्मस्थीय हो गए दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन हो गए फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय बोलते हैं सिविल कोर्ट को। किसको? जमीन जायदाद के जो झगड़े जाते हैं वो दीवानी मुकदमे होते हैं। क्या होते हैं? भाई ने भाई की जमीन कब्जा दी तो समझ लो, या पड़ोसी ने पड़ोसी की जमीन कब्जा दी, तो वो मुकदमा कहां जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, हत्या कर दी, तो ये सारे मुकदमे कहां जाएंगे? फौजदारी न्यायालय में। तो उस जमाने में भी धर्मस्थीय और कंटक शोधन, तो धर्मस्थीय जो हो गया वो दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन जो हो गया वो फौजदारी न्यायालय। पांचवा अधिकरण जो है वो योग वृत्ति शीर्षक से है, जिसमें राजा के प्रति प्रशासकीय अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। जो पांचवा अधिकरण है उसका नाम क्या है? योग वृत्ति। क्या नाम है? राजा के प्रति प्रशासकीय अधिकारियों के क्या कर्तव्य है इनका उल्लेख किया गया है। छठा अधिकरण जो है वो मंडल योनि शीर्षक से है, जिसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? चाणक्य ने दिया। चाणक्य ने कहा कि एक राज्य होने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले राजा होना चाहिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे अमात्य होने चाहिए, उसके क्या होने चाहिए? अमात्य होने चाहिए। उसके बाद जनपद होना चाहिए, उसके बाद दुर्ग होना चाहिए, उसके पास कोष होना चाहिए। कोष मतलब धन। क्या होना चाहिए? कोष मतलब ट्रेजरी, है ना, कोष होना चाहिए। फिर उसने दंड की बात की, यानी उसके पास दंड संबंधी क्या शक्तियां होनी चाहिए, और उसने कहा मित्र होने चाहिए। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? चाणक्य ने दिया। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। शेष 9 अधिकरणों में राज्य की विदेश नीति, युद्ध, संधि आदि से संबंधित विवेचन है। विदेश नीति जिसको फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं हम आज, क्या बोलते हैं? एस जयशंकर जी का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो फॉरेन पॉलिसी, बिफोर क्राइस्ट में इस देश में एक व्यक्ति बैठकर किताब लिख रहा है और उसके अंदर विदेश नीति के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब क्या? विदेशों के साथ संबंध थे, और किस प्रकार के संबंध रखने वो व्यक्ति बता रहा है लिखकर, वो विद्वान व्यक्ति, उसका नाम कौटिल्य है। ठीक है। युद्ध के बारे में बता रहा है, संधि के बारे में बता रहा है। ठीक है, संबंध विवेचन है। इसमें मंडल सिद्धांत का वर्णन उल्लेखनीय है। इस सिद्धांत का संबंध राज्य विस्तार से है। इसमें विजिगिसु अर्थात राज्य जीतने वाले राजा के पड़ोसी राज्य को शत्रु राज्य यानी पाषाणिर ग्रहा की संज्ञा दी गई है। और इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। क्या होता है? ध्यान रखना, आपका जो शत्रु होगा उसका जो शत्रु होगा वो आपका मित्र है। क्या है? मित्र है। समझ में आ गया? शत्रु का शत्रु मित्र होता है हमेशा, उसकी सहायता लेनी चाहिए आपको। चलो जी, क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कभी कभी जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि मेगास्थनीज, किसने मेगास्थनीज के विवरण को पूर्णतया असत्य और अविश्वसनीय कहा? तो स्ट्रैबो ने कहा कि पूर्णतः असत्य है और अविश्वसनीय है, क्योंकि मेगास्थनीज ने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई जिन पर विश्वास करना संभव नहीं है। ठीक है। एक तो वो कहता है भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ है, दूसरा वो कहता है भारत में दास प्रथा नहीं है, तीसरा वो कहता है कि भारत में भाई 4 वर्ण थे, 4 वर्ण नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? कितनी जातियां हैं यहां पर?
हाँ जी, अब यही तो दिक्कत है ना। जातियों संबंधी जो विवरण देता है वो काम के हिसाब से दे देता है, उसको उसने काम करने वाले देखे उस हिसाब से उसने बोला कि इसमें भारत में इतनी जातियां हैं। ठीक ऐसे चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस नाम से कौन पुकारता है? तो एंड्रोकोटस बोलता है प्लूटार्क और एरियन। नेचुरल हिस्ट्री किसकी कृति है? प्लिनी की। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? प्लिनी। प्लिनी पे एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन रोमन इतिहासकार है जो अपने इस बात पर रोता है कि मेरे रोम का सारा सोना भारत चला गया और भारत से मलमल आई और उससे उसे रोम की स्त्रियां पहन रही हैं, रोम की नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो गया। वो प्लिनी है। सोचो हम कितने बड़े व्यापारी रहे होंगे किसी जमाने में। मलमल दे रहे हैं हम, पूरा थान अंगूठी से निकल जाता था, इतना महीन कपड़ा मलमल, बंगाल का मलमल, और उसके एवज में सोना ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? और रोम का सारा सोना कहां आ गया? भारत में आ गया। और भारत से क्या जा रहा? मलमल। और रोमन जो नोबल्स हैं और उनकी पत्नियां जो हैं वो क्या पहन रहे हैं? उस मलमल को पहन रहे हैं। मलमल जो है वो कपड़ा, जो वस्त्र होता है वो तन ढकने के लिए होता है, लेकिन उससे तन पूरा दिखाई दे रहा है, तो नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो गया। तो कौन रो रहा है? प्लिनी। सिकंदर कहां का शासक था? तो मैसेडोनिया का। मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप सेकंड का बेटा था ये। कौन? अलेक्जेंडर। इसके नाम पर एक पोर्ट मिलेगा आपको, कहीं ऐसे मत कर देना आप। एक बार क्वेश्चन बना अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहां पर है? अब बच्चे लिख के आ गए यूनान में। यूनान में नहीं है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इजिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है जो कि भूमध्य सागर के तट पर है। अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कहां है? मिस्र में, इजिप्ट में है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, भूमध्य सागर के तट पर है। हाँ जी, मेगस्थनीज ने 7 जातियां बताई थी ना, जबकि 4 वर्ण थे। पहले से ही 4 वर्ण चले आ रहे हैं भारत में। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गलत दिया उसने। फिर उसने कुछ प्रजातियों के बारे में बताया कि उनके बड़े 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 कान होते हैं, इतने बड़े कान होते हैं कि उसमें ऐसे अपने कानों में ऐसे। तो ऐसा हो सकता है? तो असत्य है उसके जो क्या है। सिकंदर कहां का शासक था? मैसिडोनिया का था। किसने पश्चिमी व्यापारियों की सूचना के आधार पर भारत का विवरण लिखा है? प्लिनी ने। पश्चिमी व्यापारियों की सूचना के आधार पर भारत का विवरण लिखने वाला इतिहासकार कौन है? प्लिनी। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त। अगला, मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूं। मौर्य वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न स्रोत भिन्न भिन्न मतों का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण साहित्य मुख्यतः पुराण जो हैं, और विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है, सोमदेव की कथा सरित सागर है, और क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी है। इसमें मौर्यों को शूद्र बताया गया है। अच्छा, एक चीज और होती है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। तो जैनी जब लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो अच्छा लिखेंगे। अब क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय नहीं दे रहा है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो होंगे वो उसको शूद्र बताएंगे। नहीं आया समझ में? अब भाई अशोक किस धर्म को मान रहा है? बौद्ध धर्म को, तो वो उसको क्या करेंगे? अच्छा बताएंगे। ब्राह्मणों को प्रश्रय दे ही नहीं रहे हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या करेंगे? निंदा करेंगे उसकी। ऐसा होता कि नहीं होता? इलेक्शन में देखा होगा आपने, आपका कैंडिडेट है, आप उसकी प्रशंसा करोगे, दूसरे की निंदा करोगे। दूसरा भले कितना भी अच्छा हो सकता है आपका कैंडिडेट अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी क्या करेंगे आप बोलेंगे नहीं जी, है तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी ने उसी को क्या किया, आपका कैंडिडेट वो बनाया है, तो आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही है ब्राह्मण साहित्य में जो पुराण है, विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है, सोमदेव की कथा सरित सागर है, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी है, ये मौर्यों को शूद्र सिद्ध करते हैं। विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि अंतिम शैशुनाग वंशी शासक महानंदी के पश्चात शूद्र योनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे, परंतु विदित है कि शैशुनाग वंश के बाद के सभी शासक शूद्र नहीं थे, जैसे शुंग, सातवाहन आदि। भविष्य शैली में लिखे गए ना पुराण, तो ऐसे लिखा कि उसके बाद के सभी शासक शूद्र नहीं होंगे। शुंग जो है वो पहला ज्ञात ब्राह्मण राजवंश है, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की। सातवाहन जो है वो शूद्र नहीं है। पुनः मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज की पुत्र कहा गया है। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखी है, गुप्त काल में लिखी, उसने कहा है कि चंद्रगुप्त जो है वो नंदराज का पुत्र है। किसका? नंदराज का पुत्र है, और उसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य शूद्र से ही है। धर्मच्युत भी बोलते हैं, धर्म से हट गया हो, और
शूद्र शब्द से भी इसका तादाद में बिठाया जाता है। जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त को निम्न कुलोत्पन्न बताया। अब जस्टिन तो बाहर का है, वो बता रहा है कि निम्न कुल में उत्पन्न हुआ कि कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किंतु मौर्य शूद्र थे, यह मत मान्य नहीं है। स्पूनर के अनुसार मौर्य शासक पारसीक थे। अब ये अलग ही मत देता है। पारसीक, जैन और बौद्ध साहित्य मौर्यों को क्षत्रिय बताते हैं, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को प्रश्रय दे रहा है ये राजवंश, इसलिए वो उसको क्या बता रहे हैं? क्षत्रिय बता रहे हैं। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में महावंश, दीपवंश, महाबोधिवंश और दिव्यावधान प्रमुख है। बौद्ध ग्रंथों में कौन कौन? महावंश, दीपवंश, महाबोधिवंश और दिव्यावधान प्रमुख हैं। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य नगर के राजवंश का राजकुमार था। इसके अनुसार मौर्य कपिल वस्तु के शाक्य क्षत्रिय थे। जब कौशल नरेश विडुब ने शाक्यों पर आक्रमण किया, तब शाक्य वंश के कुछ व्यक्ति अपनी रक्षा हेतु हिमवंत पर आ बसे। इस नगर के भवनों का निर्माण मयूर की ग्रीवा के आकार की ईंटों से हुआ था। पुनः यह नगर मयूर ध्वनि से प्रतिध्वनित रहता था, इसलिए इस नगर का नाम मयूर नगर पड़ा और यहाँ के निवासी मौर्य कहलाए। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण से भी मौर्यों के क्षत्रिय होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। बौद्ध और जैन साहित्य संबंधी जितने भी विवरण हैं ये इनकी पुष्टि अशोक के लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के निचले भाग पर उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी होती है। जो अशोक के स्तंभ हैं उसमें एक लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है, उसके नीचे मयूर को उत्कीर्ण किया गया है, तो उससे भी ऐसा पता चलता है। मोर बनाया गया उसमें, लौरिया नंदनगढ़। अभी आपको स्तंभ पढ़ने हैं अशोक के, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, ये स्तंभों को पढ़ना है आपने। ठीक है। सबसे पहले ग्रुनवेडेल ने बताया कि मयूर मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह है। मयूर क्या है? मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह है। यूनानी लेखकों ने भी मौर्यों को निम्न कुल से उत्पन्न मत का खंडन किया है। मौर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में आज अधिकांश विद्वान बौद्ध और जैन मत से सहमत है। किससे सहमत है? बौद्ध और जैन मत से सहमत है। कुल पर बड़ा ध्यान दिया गया इस देश में कि किस कुल का। समुद्रगुप्त को भी अपने आप को बोलना पड़ा कि मैं लिच्छवी दौहित्र हूं। क्या हूं? लिच्छवी मां का पुत्र हूं की, है ना। बलबन को भी बोलना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा सल्तनत काल में, जब राजाओं की, जब सुल्तानों की कोई इज्जत नहीं थी, तब बलबन ने फारस की यात्रा की और जब वहां से वापस आया तो उसने कहा कि मैं क्या हूं? नहीं, उसने कहा कि मैं अफराशियाब का वंशज हूं। किसका? और अफराशियाब कौन है? अफराशियाब एक सूरवीर पात्र है। किस पुस्तक का? किस पुस्तक का? अफराशियाब। उसने कहा कि मैं फिरदौसी की शाहनामा के सूरवीर पात्र अफराशियाब का वंशज हूं, मैं गुलाम नहीं हूं की। क्या नहीं हूं? और इस झूठ को उसने इतनी बार दोहराया कि लोग सच समझने लग गए और लोग इज्जत करने लग गए। किसकी? बलबन की। अब बलबन ने ड्रामे भी ऐसे ही किए, अपने साथ बड़े बड़े अंगरक्षकों को क्या नंगी तलवारों के साथ जब उसका काफिला चलता था तो ऐसे लगता था जैसे आज चलते हैं काफिले मंत्रियों के और इनके चलते हैं, है ना, सारा ट्रैफिक जैम करने के बाद, तो वैसे ही काफिला चलता था। किसका? बलबन का। बताया जाता बाद में लोग इतने सच मानने लगे कि जब बलबन मरा तो 9 दिनों तक धूल उड़ाते रहे अपने ऊपर की, इतने दुखी दिखाया उन्होंने। कोई जमीन पर लौट रहा है, कोई रो रहे हैं, मतलब लोग। तो अनुशासन इतना बना दिया उसने दरबार में कि पहले पहले तो लोगों को अजीब सा लगा, अटपटा सा, लेकिन बाद में अभ्यस्त हो गए। तो अनुशासन अच्छा नहीं लगता है शुरू शुरू में। जब आपको अनुशासन में रहने की बात की जाती है तो शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, बाद में आप अभ्यस्त हो जाते हो उस चीज की। बाद में आप सामान्य जीवन नहीं जी सकते, मतलब अनुशासनहीन जीवन नहीं जी सकते। 4 बजे उठने की आदत पड़ गई तो फिर आपको अगर जहां 10-20 साल आदत पड़ गई तो फिर आपकी वही आदत रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने 10 बजे 9 बजे उठने की आदत डाल दी तो फिर आपके लिए 4 बजे महाभारत है। फिर तो उठना क्या है? हाँ जी बिल्कुल है। 6 बजे भी महाभारत है भाई। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने सूर्य उगते हुए देखा ही नहीं आज तक। कमाल की बात है। वो तो शुक्र है कि जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल है वो सुबह का टाइम रखते हैं, इसलिए सूरज देख लेते हैं। अगर वो 10 बजे का टाइम रखें हमेशा तो बच्चे सूरज देखे ही ना। चलो
अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, जिसे स्ट्रैबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित करके मगध का शासक बना। 321 ईसा पूर्व में उसके राज्याभिषेक की तिथि है। इसने भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराकर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधते हुए एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया और एक ऐसी शासकीय और प्रशासकीय प्रणाली की आधारशिला रखी जो आज भी अनुकरणीय है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक और भारत का मुक्तिदाता यानी लिबरेटर ऑफ इंडिया जैसी उपाधियों से विभूषित किया जाता है। लिबरेटर ऑफ इंडिया यानी अगर ये ना होता तो यवन क्या होते, बहुत ज्यादा हावी हो जाते। सिकंदर तो मर गया था, लेकिन उसके जो छत्रप थे वही आगे चलकर हिंदी यवन शासक बन गए, और उनकी जो सेना थी वो क्या थी, हिंदी यवन थी। आज भी अगर आप ये जो ट्री अगर फैमिली ट्री अगर आप देखेंगे तो उस क्षेत्र में जो पंजाब वाला पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें आज भी कई लोग यवनों के क्या निकलेंगे, वंशज निकलेंगे। क्या निकलेंगे? आज भले ही उनका धर्म अलग हो गया हो, लेकिन आज भी उनके फीचर्स जो हैं वो कैसे हैं, यवन फीचर्स हैं। कैसे हैं? यवन फीचर्स। तो जो जानकार लोग होते हैं वो देखकर बता देते हैं कि ये कभी अलेक्जेंडर के साथ जो सैनिक आए या अलेक्जेंडर हो गया उन्हीं के वंशज हैं। ये पता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। बाकी स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथम अर्थात पाटलिपुत्र की उपाधि धारण की थी। स्ट्रैबो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथम अर्थात पाटलिपुत्र की उपाधि धारण की थी, क्योंकि पाटलिपुत्र के लिए पालीब्रोथा शब्द का प्रयोग करते थे। कौन? यूनानी लेखक। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन से संबंधित घटनाओं का विस्तृत उल्लेख मिला है। मावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त की माता मयूर नगर की रानी थी। एक स्थानीय युद्ध में वहां के राजा की मृत्यु हो गई। उस समय रानी गर्भवती थी, इसलिए सुरक्षा के निमित्त अपने भ्राता के पास पुष्पपुर यानी पाटलिपुत्र चली गई। पुत्र चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त को जन्म देने के बाद उसे एक उखली में रखकर फेंक दिया। चंद्र नामक एक वृषभ ने इस बालक की रक्षा की, तभी इसका नाम चंद्रगुप्त यानी चंद्र द्वारा रक्षित चंद्रगुप्त पड़ा। कालांतर में एक गोपालक चंद्रगुप्त को ले गया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त एक शिकारी को दे दिया गया। यहीं रहते हुए जब वह एक दिन राजकीलम नामक खेल खेल रहा था, ये उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा सबसे पहले तो वो कौन सा खेल खेल रहा था, तो कुछ नहीं, एक ऊंचे टीले पे वो बैठा हुआ था, बाकी सारे बच्चे नीचे बैठे हुए थे घेरा बना के, वो उनका न्याय कर रहा था। तो चाणक्य जिसकी ढूंढ में था, चाणक्य को मिल गया कि यही वो व्यक्ति है जो क्या करेगा, नंद वंश का समूल नाश करेगा और यवन सत्ता से इस देश को क्या कराएगा, मुक्ति दिलाएगा, है ना। तो शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देता है कौन? चाणक्य उसको। तो राजकीलम नामक खेल खेल रहा था, तभी इस बालक पर कौटिल्य की नजर पड़ी। कौटिल्य ने शिकारी से 1000 कारसापण यानी चांदी के सिक्के देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। 1000 कारसापण में खरीदा। कितने में? 1000 कारसापण चांदी के सिक्के। कौटिल्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाकर 6-7 वर्ष तक उसे सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा प्रदान की। कौटिल्य के जो 2 मुख्य उद्देश्य थे चंद्रगुप्त को दीक्षित करने के, एक यूनानी शासन से देश को मुक्त कराना और दूसरा नंद वंश का समूल नाश करना। क्या करना? तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने देश के पश्चिमी भाग अर्थात पंजाब और सिंध को विदेशी दासता से मुक्त कराया। इस पुनीत कार्य के लिए उसने चोर या प्रतिरोधक, मलेच्छ, चोरगण, आटविक, शस्त्रोपजीवी श्रेणियों को मिलाकर एक विशाल सेना संगठित की। चंद्रगुप्त की इस सेना को जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, डाकुओं का गिरोह किसने कहा? जस्टिन ने। आप खुद सोचो कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेना बनानी थी ना, एक दिन भले ही 6 लाख की सेना थी, लेकिन चाणक्य हर द्वार पर गया, हर द्वार पर भिक्षा मांगने गया और उसने पूछा कि माता कितने पुत्र हैं तेरे? तो अगर किसी ने बोल दिया 2 पुत्र हैं, तो उसने कहा 1 पुत्र देना होगा। किसके लिए? राष्ट्र के लिए देना होगा 1 पुत्र आपको, ठीक है। अब बल्कि कहीं कहीं से तो 1 ही पुत्र था, वो भी देना पड़ा कि भिक्षा में मुझे क्या चाहिए? आपका पुत्र चाहिए। किस चीज के लिए? चंद्रगुप्त के लिए सेना बनाने के लिए। धीरे धीरे सेना
बढ़ती गई। इतना समझ में आ गया। एक व्यापक योजना के तहत चंद्रगुप्त ने सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्षों यानी 323 से 321 ईसा पूर्व के अंतर्गत उसके क्षत्रपों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। इस समय सिंध में फिलिप सेकंड और पंजाब में यूडेमस सिकंदर के क्षत्रप थे। अंततः 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब के यूनानी क्षत्रप यूडेमस को भारत छोड़ना पड़ा और फिलिप द्वितीय की भारतीय सैनिकों ने हत्या कर दी। इस प्रकार 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त संपूर्ण पंजाब और सिंध का एक छत्र शासक बन गया था। सीधा धनानंद को समूल नाश करने नहीं गए। वो कहां गए? पहले अपना नाम बनाया उन्होंने। क्या करके? यवन सत्ता से भारत को मुक्ति दिलाई। क्या कराई? हीरो बन गए, एक तरह से नेशनल हीरो ही समझ लीजिए उस जमाने के। तब उन्होंने धनानंद पर जब डायरेक्ट अटैक किया, बार बार हारे। क्या हुआ? बार बार हार रहे थे। फिर क्या हुआ? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक दिन जा रहे थे तो रात को उन्होंने देखा एक बूढ़ी महिला और एक उसका पोता है ना, तो बूढ़ी महिला फुल्का बना के दे रही थी। रोटी होती है, रोटी चूल्हे से निकाल के दे रही थी। बच्चा बीच में हाथ डाल रहा था और बार बार उसका हाथ जल रहा था। तो बच्चा रोया तो बूढ़ी ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि हाथ जल गया मेरा। तो बूढ़ी ने कहा, बूढ़ी महिला ने, पहले किनारे से तोड़, किनारे किनारे खा, तब बीच में खा। बीच में एकदम हाथ डालेगा तो क्या होगा? जल जाएगा। तो विद्वान लोग जो होते हैं उनकी समझ में आ गया कि डायरेक्ट हमें क्या नहीं करना है, धनानंद पर अटैक नहीं करना है। पहले अगल बगल के छोटे छोटे जितने भी क्या है, चारों तरफ से क्या कर लो? जीत लो, घेरो, तब बीच में अटैक करो, चारों तरफ से उसका रास्ता बंद कर दो। तो यही किया उन्होंने धनानंद को मारने के लिए, पराजित करने के लिए। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय अगले लेक्चर में बताऊंगा।